संभल में मिला है एक और मंदिर, उसी तरह वाराणसी में भी मंदिर मिला है। दोनों ही मंदिर भगवान शिव से जुड़े बताए जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं आखिर कैसे इन मंदिरों के बारे में जानकारी मिली। संभल में मिला है एक और मंदिर। मंदिर के गेट पर ताला लटका हुआ था। संभल की मुस्लिम आबादी वाले इलाके के बीच ये मंदिर मिला। पहले संभल में कार्तिकेश्वर महादेव का मंदिर और अब यह मंदिर हयात नगर के सरायतरीन इलाके में है। पुलिस और राजस्व की टीम मंदिर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। मंदिर काफी समय से बंद था। 30 से 40 हिंदू परिवार पहले इलाके में रहा करते थे। मंदिर जामा मस्जिद, जहां हिंसा में 4 युवक मारे गए थे, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 1978 के दंगों के बाद 40 से 45 रस्तोगी परिवार के लोग यहां से मंदिर बंद करके चले गए थे और उसके बाद पूजा पाठ भी बंद कर दी गई। संभल में मुस्लिम आबादी के बीच हिंदू मंदिर मिलने के बाद अब वाराणसी में मुस्लिम आबादी के बीच मंदिर मिला। बताया जा रहा है कि ये भी शिव मंदिर है जो 40 साल से बंद था। यह मंदिर मुस्लिम बहुल आबादी वाले मदनपुरा की एक गली में है। सोशल मीडिया पर इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोमवार की शाम सनातन रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की और इसकी जानकारी होते ही बताया जा रहा है कि दशाश्वमेध थाने की पुलिस के साथ अधिकारी भी पहुंच गए। ये मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का है जो कई वर्षों से बंद है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर काफी पुराना है और इसकी शैली साफ तौर पर बता रही है कि ये मंदिर 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। 3 स्ट्रक्चर में मंदिर बना करते हैं। एक जो है नागर शैली जो उत्तर भारत में बनते हैं, दूसरा जो है द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में बनते हैं, तीसरा जो है बेसर शैली, ठीक है, जो दोनों का सम्मिश्रण से वो मंदिर तैयार किया जाता है। तो ये नागर शैली का मंदिर है। और यहाँ का जो इतिहास, जैसे मदनपुरा जो इलाका है, ये बंगाल के एक शासक हुआ करते थे मदन पाल, ठीक है, पाल वंश में मदन पाल को आप पढ़े होंगे। इसके बाद जो है उनके वंशज देवपाल और गोविंद पाल इस तरह से रहे, तो ले देकर वो एक बंगाल के मतलब एक धर्मनिष्ठ राजा रहे और उनके काशी से बड़ा लगाव था। तो इस मोहल्ले के बसाव जो है उनके द्वारा किया गया था। ये अक्सर ये बंगाली जो है परिवारों का जो है इलाका रहा है। तो यहाँ जो है मंदिर जो देख रहे हैं लगभग जो 4 से 6 साल पुराना, 4 से 600 साल पुराना ये स्ट्रक्चर लग रहा है, कोई सामान्य स्ट्रक्चर नहीं है। और इसको जो है लोग सिद्धेश्वर महादेव के नाम से लोग पुकारते रहे। सिद्धेश्वर, यहाँ किसी कूप की भी बात होती है। अब ये खोज की और शोध की विषय है कि कहाँ कूप था, क्योंकि अभी तो यहाँ स्ट्रक्चर क्योंकि भरी पूरा जनसंख्या से भरा हुआ इलाका है, तो ये अब तो मंदिर आपके सामने है। वो घनी आबादी वाले इलाके में मंदिर की सूचना पर पुलिस पहुंची। हालांकि न्यूज़ 18 ने यहां रह रहे मकान मालिकों से भी बातचीत की है। ये देखिए मंदिर है और ये वो ताला लगा है जिसको लेकर ये पूरा विवाद गहराया है। हमारे साथ इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, जिनके इसमें अंडर कस्टडी में ये पूरी प्रॉपर्टी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन। ये आपकी प्रॉपर्टी है? जी, बाप दादा की है। जी। तो कब आप लोगों ने खरीदी थी? ये तकरीबन 1931 में खरीदी गई। किससे खरीदी थी आपने? कोई राजा काकेर थे, उन्हीं से खरीदी। कहा जा रहा है कि बंगाली परिवार के भी बंगाली थे वो, राजा काकेर नाम था उनका। अच्छा। उन्हीं से खरीदी गई थी। ये 7 चौक था बड़ा, ये खाली एक मकान नहीं है। अच्छा। 7 चौक था। अच्छा, तो ये आपने खरीदी थी। उसके बाद बाप आपने नहीं खरीदी, बाप दादा ने खरीदी। तो अभी आप कौन सी पीढ़ी है? जब खरीदी गई थी उसके बाद आप कौन सी पीढ़ी है? चौथी नहीं, अरे चलिए चौथी या 5वीं जो भी है। तो ये बताइए कि ये ताला कब लगा, आपको पता है? नहीं, कुछ नहीं मालूम। जब आपने अपने होश नहीं देखा है कभी। अच्छा, बिल्कुल नहीं देखा। जब आपने होश संभाला तभी ताला लगा था? हाँ, ताला लगा। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 47 साल उम्र है। 47 साल उम्र है, तभी ताला लगा था। ताला लगा तो आपने अपने बुजुर्गों से पूछा कभी कि ये जब, क्योंकि अब तो 24 घंटे हो गए इस विवाद को, तो बुजुर्गों से आपने पूछा कि ताला कब लगा, क्यों लगा, कैसे? असल में हमारे बुजुर्ग लोग गुजर चुके हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। पूछे बड़े लोग से पूछा भी, तो जब से हमने देखा बनी है। पहले संभल में 2 मंदिरों का मिलना, फिर वाराणसी में एक और मंदिर मिलना
चर्चा का मुद्दा बन चुका है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ना जाने ऐसे कितने मंदिर हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी ही सामने नहीं आ पाई। संभल के उस 46 साल पुराने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। मंदिर को संभलेश्वर महादेव नाम दिया गया है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मंदिर के लिए एक पुरोहित भी नियुक्त कर दिया गया है। संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में ये तस्वीरें लोग 46 साल बाद देख रहे हैं। संभलेश्वर महादेव का पूजन अर्चन शुरू किया जा चुका है। महाकाल के रूप में शिवलिंग की आराधना की जा रही है। श्रृंगार से सजाकर मंदिर को उसका प्राचीन वैभव वापस दिलाया जा रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर संभलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे, उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि भगवान शिव और बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर इसे कहा जाता है, जो 46 साल बाद आज एक बार फिर सामने लोगों के खड़ा है। और लोग अब यहाँ पर जुटते आ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे। लोगों का ये भी कहना था कि पहले वो यहाँ पर डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन अब खुलकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। 1978 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद था, यानी 46 सालों से इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं हुई थी। इसलिए जब मंदिर के कपाट पहली बार खुले, तब मूर्तियों पर पड़ी धूल को साफ किया गया और अब इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पुरोहित की भी नियुक्ति कर दी गई है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संभल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। देखिएगा, जब पहले भक्ति आते हैं, भगवान तो बात को आते हैं, और हमारे भक्त रूप में जो हैं शिव साहब जी भगवान की बहुत सेवा करते हैं। बहुत कल आप लोगों ने महाकाल की पूरी भस्म आरती यहाँ पर की थी और सुबह से ही दिमाग में ये था कि आज उनको पूरा जो रूप श्रृंगार जो है शिव जी के शिवलिंग का, उसको आपने महाकाल में कर दिया। देखिएगा, ये जो है यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा। और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए लम्हा किसी उत्सव से कम नहीं है। श्रद्धालु संभल के कोने कोने से आकर इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि पहले आप लोग आते थे? नहीं नहीं, क्यों नहीं आ पाते थे? यहाँ किसी कोई मालूम ही नहीं थी किसी चीज की, और कुछ दहशत की वजह भी थी। इस तरह की दहशत थी, यहाँ आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे लोग। अच्छा, तो ऐसा क्या होता था? क्या जो दंगे की वजह से? दंगों की वजह से नहीं, पहले ही सही दहशत रहती थी इनके एरिया में आने के लिए। अच्छा, और इस मंदिर की तो किसी को पता भी नहीं थी। अभी मंदिर जो है, प्राचीन मंदिर जो है, पता चली है 46 साल बाद जो है, अब संभल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है।
अब संभल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। और संभल जो है एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर 36 पुरा, 52 सराय, 68 तीर्थ, 19 कूप और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल में है। संभल में थी, हमारा हरियल मंदिर था, उसके नीचे सुरंग थी और सुरंग वो यहाँ से दिल्ली तक जाती थी। बताया जाता है कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। 1978 के दंगों के बाद से ही यह मंदिर बंद था। मंदिर को जब खोला गया तो इसमें शिवलिंग, हनुमान जी और नंदी की मूर्ति मिली। जानकारी के मुताबिक अगर बिजली चेकिंग नहीं होती तो मंदिर नहीं मिलता। बड़ी खुशी हुई है हमें इस मंदिर को देख करके, क्योंकि ये जगह देखना है, ये सब अटूट थी, इधर से मंदिर छुपा हुआ था। और ये मंदिर सरकार के प्रयास से, एसडीएम साहब के प्रयास से, डीएम साहब के प्रयास से ये निकला है। तो अब हम दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग चंदौसी से आए हैं। और जैसे सूचना मिली है कि हमें यहाँ मंदिर खुला है 46 साल बाद, बहुत अपार खुशी हो रही है। उसी को अपनी खुशी भगवान के प्रति दिखाते हुए हम दर्शन करने आए हैं। और हमारा तो यही सबसे निवेदन है कि यहाँ संभल में जितने भी हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबको स्वच्छ कराकर तुरंत इस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए। संभल में आजादी के बाद से 1-2 नहीं बल्कि 14 बार दंगे हो चुके हैं। इन दंगों का सबसे ज्यादा दंश हिंदुओं ने झेला है, जिन्होंने न सिर्फ अपनों को खोया बल्कि उन्हें अपनी जमीन को भी छोड़ना पड़ा। प्रियंका की बैग पॉलिटिक्स चर्चा में है। प्रियंका पहले फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पार्लियामेंट पहुंची और अब बांग्लादेश के हिंदुओं को समर्थन करने वाला बैग लेकर संसद पहुंची। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रियंका गांधी के बैग सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। प्रियंका संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़ा होना लिखा था। इससे पहले प्रियंका फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद गरमाया हुआ है। लोकसभा में सोमवार को प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन भी करना चाहिए। जून 2024 में प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका की टिप्पणी नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव करने के बाद आई थी। तब उन्होंने कहा था, गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरता पूर्वक नरसंहार किया। अब जब प्रियंका फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची तो सीएम योगी की इस पर टिप्पणी सामने आई। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। प्रियंका के बैग चर्चा और विवाद का मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या प्रियंका किसी नए बैग के साथ संसद पहुंचेगी। बता दें कि प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इसे कोई और तय नहीं कर सकता। वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। मेरठ में गंजे सिर पर बाल उगाने की दवा लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। सिर से गायब होते बालों को झड़ने से रोकने के लिए हर जतन कर चुके लोग लाइन में लगकर खड़े हो गए, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि जो दवा लगा रहे हैं वो खुद गंजे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरे बिछड़े बालों तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूँ मैं भी अब गंजों में हूँ, सिर हुआ वीरान। जिस गाने के बोल को आपने सुना, इसे अभिनेता अनुपम खेर ने साल 2022 में सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस गाने से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इससे क्या संबंध है, तो माजरा ही कुछ ऐसा है जो हमें इस गाने को दोबारा सुनाना पड़ा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये बालों के दर्द वाले लोग हैं जो सिर के बाल खोने के बाद लाइन में लगे हैं। इनकी ख्वाहिश है कैसे भी सिर पर बाल उग जाए। भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंजेपन के शिकार लोग कितनी दूर दूर से आए हैं और बालों को उगाने की दवा लगवा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक लोचा है जो किसी को नहीं दिख रहा है। जो डॉक्टर लोगों के सिर में दवा लगा रहे हैं उनके खुद के बाल नहीं हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में इस तस्वीर पर किसी की नजर नहीं पड़ी। दिल्ली से आए बाल उगाने वाले स्पेशलिस्ट क्या कह रहे हैं सुनिए। ये बालों की दवाई लग रही है मेरे भाई, शिफा की दवाई है। हाँ जी, लोग तो विदेशों से भी आ रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा कोना नहीं जो नहीं आ रहा हो, हर जगह का आदमी आ रहा है। आराम की बात मैं तुम अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, बंदे बता देंगे अपना जो लगवाने वाले दवाई। छत पर पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, सीढ़ियों से एंट्री हो रही है। हर शख्स से 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी सिर्फ 20 रुपए में बाल उगाने की बात की जा रही है। 300 रुपए में बोतल दी जा रही है। ये खबर जैसे ही फैली कि सिर पर सिर्फ 20 रुपए में बाल उगेंगे, तस्वीर क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में बाल उगाने की दवा लगवाने के लिए गंजे लोगों की भीड़ इस तरह उमड़ी कि सड़क पर जाम लग गया। भीड़ इतनी हो गई कि लोगों को टोकन देकर लाइन में खड़ा कराया गया। दावा किया जाता है कि इस दवाई को लगाने के बाद सिर पर बाल आ जाएंगे। हालांकि इस खबर से प्रशासन बेखबर रहा। ये यहाँ पे दवाई लगाने आए मेरठ में, मैं यहाँ से इनसे मिलने आया। इन्होंने मुझसे कहा भाई यहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, हम रोटी भी नहीं खा पा रहे, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही, क्योंकि अगर भीड़ काबू में नहीं आती तो हम वापस चले जाएंगे। ये अपने भैया बालों की दवाई लगा रहे हैं, बाल आ रहे हैं लोगों के। कहाँ से आए लोग दवाई लगाने? ये दिल्ली से आए। शौकत बैंकेट हॉल में बिजनौर के रहने वाले सलमान और अनीस साथियों के साथ दवा लगाने के लिए रविवार को पहुंचे थे। सलमान पहले से दिल्ली के मंडोला में सिर पर बाल उगाने की दवाई लगाते हैं। सलमान मेरठ में रविवार को दवाई लगाने अपनी टीम के साथ पहुंचे। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि जो सिर पर दवाई लगा रहे हैं और बाल उगाने का दावा कर रहे हैं, उनके सिर पर खुद ही बाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सोना ये सर कर गए तुम तो कब के झड़ गए, रह गए दो कान। और खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां गौर सिटी में बच्चों के विवाद में जमकर थप्पड़ चले। दोनों पक्षों में जमकर अभद्रता हुई। दरअसल एक महिला पर 6 साल के बच्चे को पीटने का आरोप लगा, जिसका वीडियो भी एक शख्स ने बनाया। महिला वीडियो बनाने वाले शख्स पर हमलावर हो गई और फिर विवाद बढ़ गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे के पिता ने बिसरक पुलिस में शिकायत की है। आपने लेकिन बच्चे को क्यों मारा, आप ये बता दो बस मुझे। इस बच्चे को यदि कुछ देवरिया जिले के प्राथमिक विद्यालय कुसमोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानाध्यापक आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं और प्राथमिक स्कूल के कई छात्र खेल रहे हैं। वहां पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और जांच बिठाई गई है। मुरादाबाद में बीजेपी महानगर मंत्री सुनीता शर्मा का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो हिंदू इलाके में मीट और बिरयानी की दुकान न लगाने की बात कह रही हैं। सुनीता शर्मा मुस्लिम दुकानदारों से हिंदू इलाके रामगंगा देहात से दुकानें खाली करने के लिए कह रही हैं। उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर दुकानें नहीं हटाई गई तो उनके खिलाफ आंदोलन करेंगी। सुनीता शर्मा लोगों से ये भी अपील करती नजर आ रही हैं कि किसी मुस्लिम को इलाके में दुकान किराए पर ना दी जाए। इस तरीके से हो रहा है कि मंगल के दिन भी दुकानें खुली हुई हैं और हमारे योगी जी कहते हैं कि किसी भी हिंदू एरिया में ये मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन हद हो गई बिल्कुल। कान खोल के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर वोटिंग का मामला विहिप होने के बावजूद सदन से गैर हाजिर थे 20 सदस्य। बीजेपी अपने 20 लोकसभा सदस्यों को नोटिस भेजेगी। वोटिंग के समय गैर हाजिर सदस्यों को नोटिस भेजेगी। गैर हाजिर सदस्यों को बीजेपी कारण बताओ नोटिस भेजेगी।
और बातचीत करने के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, कौन कौन से सांसद मौजूद नहीं थे और क्या कार्रवाई आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा, हालांकि तक नाम जो है वो बीजेपी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से वोटिंग हुई थी और जिस तरह पक्ष में 269 सांसदों ने समर्थन को लेकर के पार्टियां हैं उन्होंने साफ तौर पर बात करी और साफ तौर पर संसद में जो है या वो सरकार का बहुत सा आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैजिकल फिगर की बात करें तो 272 फिगर जो होता है वो मैजिकल फिगर होता है। हालांकि उस वक्त उपस्थित जो थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।